सभी कैसे हो। हम लोग अभी क्या करने वाले हैं। पिछली क्लास में तुम्हें पता है हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं, हमारी एग्जाम की तैयारी हो रही है। और हम आज भी बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। और आज हम प्रश्नों को एक एक करके करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, चलिए। तो आज हम पिछले क्लास में हमने बहुत ही संक्षिप्त यानी कि बहुत ही छोटे आंसर वाले, उत्तर वाले प्रश्नों को किया था। आज हम थोड़े से बड़े, ठीक है, थोड़े से बड़े प्रश्नों के उत्तरों को लिखेंगे और जानेंगे कि एग्जाम में जब ये सब प्रश्न आएंगे तो आप इनके उनके जो उत्तर है वो किस प्रकार से दोगे। रेडी हो सभी? चलिए चलिए, एक प्रश्न यहां पर देखिए। प्रश्न एक, पहला प्रश्न, नेत्र दोष। आपने पढ़ रखा होगा नेत्र दोष। नेत्र दोष, नेत्र दोष कितने प्रकार के हैं? नेत्र दोष कितने प्रकार के हैं? अब ऐसा एक प्रश्न आपके लिए आएगा तो आप इसका आंसर कैसे दोगे? हम लिखेंगे नेत्र दोष खासकर प्रमुख रूप में दो प्रकार से हैं। हमें पढ़ना है ना, दो प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं इसमें, हमारे टेक्स्ट बुक में। तो बहुत सारे नेत्र दोष हैं, वैसे तो बहुत सारे आई डिफेक्ट्स होते हैं, लेकिन हमें दो प्रकार के हम पढ़ते हैं। वो है निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष। कौन कौन से हैं बच्चा? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि, यस वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं सबके, मैं देख रही हूं। निकट दृष्टि दोष, ठीक है। और इस निकट दृष्टि दोष को हम ठीक करने के लिए, इसका इलाज यानी कि इसको ठीक करने के लिए हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? चश्मों पर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न हमसे यह भी पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष जिसे हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं अंग्रेजी में, उसको ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि कितने प्रकार के हैं, तो हमने क्या करना है, दो प्रकार के हैं, उनके नाम लिखने हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष को और जो है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन कौन से लेंसों का प्रयोग किया जाता है, तो आप उनके नाम भी लिखेंगे। दूर दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए, वेरी गुड। सीएस विद्यालय प्रतापपुर, बिल्कुल सही। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम क्या है। सामान्य नेत्र के लिए, सामान्य नेत्र के लिए किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है? यानी कि अगर हमारे आईज नॉर्मल है तो हम कितने दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं? कितना बता रहे हैं आप? कितना? सीएस विद्यालय प्रतापपुर बता रहे हैं 16 सेंटीमीटर। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल सही। अलाउद्दीनपुर ने लिखा है 25 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि, जो हमारी जो दृष्टि है ना, यानी कि सामान्य, सामान्य नेत्र के लिए, सामान्य नेत्र के लिए किसी वस्तु को, किसी वस्तु को स्पष्ट, बिल्कुल सही है, गहुरा विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय, को स्पष्ट देखने के लिए, ठीक है, स्पष्ट
देखने के लिए, देखने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? न्यूनतम दूरी जो है वो कितनी है? 25, 25 सेंटीमीटर है। किलोमीटर मत लिख दीजिएगा जाकर, ठीक है? 25 सेंटीमीटर है, 16 भी नहीं है, 25 सेंटीमीटर है। अगर आप 25 सेंटीमीटर की जो वस्तु को आप स्पष्ट रूप से देख पाते हो, तो इसका अर्थ है आप जो है, आपकी आंखें, आपकी आईसाइट बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध, जिसे हम रेसिस्टेंस, वेरी गुड। प्रतिरोध का मात्रक, KUPS अमीनी, यस वेरी गुड, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों? प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम होता है, ठीक है? ओम का स्पेलिंग क्या लिखते हैं हम अंग्रेजी में? OHM लिखते हैं, ओम, ठीक है? ओम होता है। और हम कैसे डिनोट करते हैं उसको? उसका जो है उसको कैसे लिखते हैं हम? R लिखते हैं, है ना? रेसिस्टेंस लिखते हैं हम उसको। और उसको कैसे निकाला जा सकता है? हमें रेसिस्टेंस कैसे मिलता है? R इज इक्वल टू V/I। R इज इक्वल टू V/I। अब ये V क्या है और I क्या है, बता सकते हो मुझे? V क्या है और I क्या है? V क्या है बच्चों यहां पर? वोल्ट। विभवांतर में प्रवाहित होने वाली विद्युत क्या है? हाँ, बिल्कुल, ठीक है। और आई क्या है यहां पर? आई, आई क्या है यहां पर? आई, आई बताइए मुझे। यस, विद्युत धारा, वेरी गुड। सो CS जयपुर ने आंसर दिया है आई, यानी कि इसमें जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है ये, है ना? विद्युत धारा को ही हम आई लिखते हैं। वेरी गुड। तो R इज इक्वल टू विभवांतर बराबर क्या होता है? सिरों में के बीच का विभवांतर बटे विद्युत धारा। बिल्कुल सही है। आगे बढ़े हम, अगले प्रश्न की तरफ जाएं। यस, आगे लिखते हैं, सभी लिख रहे हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा, बिल्कुल सही है। और मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, अब मैं अगला प्रश्न पूछती हूं आपसे। अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड किसको कहा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र? यस, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे बेटा हम? क्या लिखेंगे? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे विद्यालय प्रतापपुर, जिस सीमित क्षेत्र तक चुंबक का प्रभाव रहता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो चुंबक के चारों ओर, चुंबक के चारों ओर का, जी हाँ, कंपोजिट विद्यालय ने भी सही उत्तर दिया है, बिल्कुल सही है। चारों ओर का वह क्षेत्र, बच्चे साथ साथ पढ़ते जाएंगे, ठीक है इसको? यस, बिल्कुल सही। कंपोजिट विद्यालय गहुरा हरुआ, है ना, वाराणसी से।
यस, वह क्षेत्र जिसमें जिसमें क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है। चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, या जिस सीमित स्थल तक स्थान तक चुंबक का प्रभाव होता है उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बिल्कुल सही, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अगला प्रश्न, अगला लिखेंगे हम। ये समझने की बात है, आप लिखना जरूरी नहीं है, बस आप ये प्रश्नों को देखते रहिए और साथ साथ मेरे साथ साथ इसको क्या कीजिए, पढ़ते जाइए, ठीक है, प्रिपेयर होते जाइए। अगला प्रश्न देखिए बेटा, कंप्यूटर नेटवर्किंग को उनकी दूरी के आधार पर दो तरीके से हम वर्णित करते हैं, या दो तरीके से उनका वर्णन किया जाता है। इनकी दूरी यानी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग है ना, हम पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग को उनके दूरी के आधार पर, उनके दूरी, बिल्कुल सही। विद्यालय प्रतापपुर, मेरे प्रश्न लिखने से पहले ही आपने आंसर दे दिया, गुड गुड गुड, बहुत अच्छे। दूरी के आधार पर, आधार पर हम क्या करते हैं, यस, लैन और वैन सबका आंसर आ रहा है, यस, आधार पर दो तरीकों से दो तरीकों से वर्णन करते हैं, वर्णन करते हैं। वे कौन कौन से हैं, यस, हम उनको क्या क्या लिखते हैं, लैन, जिसे हम, लैन का फुल फॉर्म बताइए, लोकल एरिया नेटवर्किंग, है ना, लोकल एरिया नेटवर्किंग। और वैन, वैन क्या है, वैन वाइड एरिया नेटवर्किंग होता है, वैन वाइड एरिया, वाइड एरिया नेटवर्किंग, ठीक है, यस। तो उनके कंप्यूटर नेटवर्किंग के को जो है उनकी दूरी के आधार पर हम दो तरीकों से वर्णन करते हैं, वे हैं लैन और वैन, बिल्कुल सही। वाइड एरिया नेटवर्किंग और लैन जो है वो है लोकल एरिया नेटवर्किंग। इसमें क्या होता है, क्या होता है इसमें, इनमें जो है, जो लोकल एरिया नेटवर्किंग है उसमें दो कंप्यूटरों की बीच की जो दूरी होती है वो ज्यादा नहीं होती है। ये हम लोग एक कमरे में, भवन में, कार्यालय में सब, या कैंपस में इनका इसका उपयोग हम करते हैं। और वैन क्या होता है, जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्किंग कहते हैं, इसको जो है, इस तरह का जो नेटवर्क होता है, देश भर में या विश्व भर में ऑपरेट करने के लिए विकसित किया गया है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, दो कंप्यूटरों की दूरी कैसे हो सकती है, दो शहर, दो राज्य या देश की दूरी होती है। वाइड यानी बहुत ही विशाल, विस्तार से हम बोलते हैं ना। तो क्या होता है, इसमें जो है दो कंप्यूटरों की दूरी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन इसमें दो कंप्यूटरों की दूरी दो शहर, दो राज्य या देश की दूरी हो सकती है। ये क्लियर है सबको, क्लियर है ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम, चले, यस, ओके, अलाउद्दीनपुर बोल रहे हैं यस क्लियर है, वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, ज्वलन ताप किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ज्वलन ताप किसे कहते हैं।
मुझे आंसर आ गया है। प्रतापपुर। जिस ताप पर कोई वस्तु जलता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। सही है। जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलने लगता है ना। वायु की उपस्थिति बहुत जरूरी है। वायु होगा तभी तो वस्तु जलेगी, है ना। यस। तो जिस ताप पर, इसको उत्तर हम कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? जिस ताप पर या जिस टेम्परेचर पर, ठीक है, जिस ताप पर कोई पदार्थ, कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति, थैंक यू, किसी उपस्थिति में जलने लगता है, उपस्थिति में जलने लगता है, उसी को हम ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अंग्रेजी में ज्वलन ताप को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो जिस ताप पर कोई पदार्थ, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वायु की उपस्थिति बहुत जरूरी है, वायु की उपस्थिति में जलने लगता है। वायु की उपस्थिति होगी तभी ज्वलन होगा, उस पॉइंट को भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीजन, वेरी गुड। CS देवपुर बता रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना, वायु ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलता है उसी को हम ज्वलन ताप कहते हैं। O2, सभी का आंसर आ रहा है O2, बहुत होशियार हो आप सब। यस। अब अगला प्रश्न है आपका, जिप्सम का, जिप्सम का सूत्र लिखिए। जिप्सम, जिप्सम का सूत्र लिखिए। जिप्सम का सूत्र लिखिए। कैसे लिखेंगे आप जिप्सम का सूत्र? जिप्सम का जो सूत्र है वो कैसे लिखोगे? कैल्शियम की जो अयस्क है उसी को हम जिप्सम कहते हैं, है ना। कैल्शियम के अयस्क को हम, यस वेरी गुड। अगर आपसे सूत्र पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? CaSO4 2H2O। बिल्कुल सही। CS अलाउद्दीनपुर, यस गुड। CaSO4 2H2O, ये है जिप्सम का सूत्र, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कैल्शियम के अयस्क का नाम लिखिए तो आप जिप्सम लिखोगे, ठीक है। यस। तो हम क्या करते हैं, अभी थोड़े से धातुओं के नाम और थोड़े अयस्क के नाम और उनके जो रासायनिक सूत्र है जरा रिवाइज कर ले, उसको देखते हैं। यस, बताइए। मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम धातु जो है उसके अयस्क का नाम बताइए। मैग्नीशियम धातु के अयस्क का नाम बता सकते हो कोई? और उसका रासायनिक सूत्र भी बताइए। मैग्नीशियम धातु के अयस्क का नाम बताइए। मैग्नेसाइट होता है, गुड। मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम का, यस, मैग्नीशियम का अयस्क का नाम मैग्नेसाइट है, यस वेरी गुड। और इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे हम? MgCO3, यस वेरी गुड। CS अलाउद्दीनपुर बोल रहे हैं कि जो अयस्क का जो रूप है
वो क्या है, वो कार्बोनेट है। आप देख सकते हो यहाँ पर CO3 लिखा हुआ है ना। तो हमसे अगर पूछे प्रश्न कि जो अयस्क का रूप है मैग्नेसाइट में यानी मैग्नीशियम में जो अयस्क का रूप पूछा जाए तो हम CO3 यानी कि कार्बोनेट लिखेंगे। बहुत अच्छे। अगला देखिए, अगला मैं आपसे पूछती हूँ। अगला, जिंक का जो अयस्क है उसका नाम बताइए। जिंक, जिंक का अयस्क बताइए, बताइए जल्दी से। जिंक का अयस्क, जिंक का अयस्क जो होता है वो कैलामाइन होता है। क्या होता है? कैलामाइन होता है। जिंक का अयस्क कैलामाइन होता है। यस, कैलामाइन होता है। और इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? ZnCO3 लिखेंगे। जहां पर हमसे पूछा जाए कि अयस्क का रूप क्या है, ये देखो क्या है, कार्बोनेट है ना। मैग्नीशियम का जो अयस्क है वो मैग्नेसाइट है। यस, मैग्नेसाइट है। और इसका जो फॉर्मूला है, जो रासायनिक सूत्र है वो MgCO3 है। और अयस्क का रूप कार्बोनेट है। उसी प्रकार जिंक का जो अयस्क है वो कैलामाइन है, उसका फॉर्मूला ZnCO3 होता है। और CO3 उसके जो है अयस्क का रूप है यानी कि कार्बोनेट है। बहुत अच्छे। अगला, लेड। लेड बताइए। लेड आ गया आंसर मुझे। विद्यालय प्रतापपुर। लेड का जो है, यस, CS देवपुर बता रहे हैं, PBS बता रहे हैं यानी कि गलेना। वेरी गुड, गलेना। तो जिंक, सॉरी, लेड का जो अयस्क है क्या है? गलेना है, जिसे हम PBS लिखते हैं। अब मुझे कोई बताएगा कि इसके अयस्क का रूप क्या है? ये जो अयस्क है इसका रूप क्या है? बताइए। PBS लिखा हुआ है, ये देखिए S। ये सिलिकेट है कि सल्फाइड है? सल्फाइड है, बिल्कुल। CS रमाईपट्टी बोल रहे हैं सल्फाइड है, सिलिकेट नहीं है। सिलिकेट नहीं है, सल्फाइड है। ठीक है, सल्फाइड भूलिएगा नहीं, सल्फाइड। सल्फाइड है इसका रूप। अयस्क का जो रूप है सल्फाइड है। PBS, सल्फाइड S। ओके, गुड, बिल्कुल सही। अब देखिए कॉपर का बताइए मुझे। कॉपर, कॉपर, कॉपर। यस, आ गया मुझे आंसर। आंसर मिल गया। CS अलाउद्दीनपुर सब बोल रहे हैं कॉपर का जो, या कॉपर का, कॉपर ग्लास। वेरी गुड। कॉपर ग्लास होता है। कॉपर ग्लास होता है। कॉपर का जो अयस्क है वो कॉपर ग्लास होता है। और इसका फॉर्मूला बताइए जल्दी से क्या होता है? Cu2S होता है। Cu2, यस, वेरी गुड। CS कपरा फोवा, फोरवा, है ना। आप बता रहे हैं कि कॉपर ग्लास है। ठीक है, बिल्कुल सही है। Cu2S लिखते हैं हम उसका फॉर्मूला। और मुझे बताइए इसका अयस्क का रूप कौन सा है? अयस्क का जो रूप है वो सल्फाइड है। अयस्क का रूप सल्फाइड है। यस, CO2 किसने लिखा है? सल्फाइड है। ठीक है। अब आयरन। आयरन यानी कि अंग्रेजी में हम उसको आयरन कहते हैं, बिल्कुल सही। हेमेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट। और इसका जो है
सूत्र हम कैसे लिखते हैं? Fe2O3 लिखेंगे, Fe2O3 लिखेंगे। और इसका आप देख सकते हो O3, सॉरी, O3 लिखा हुआ है, तो इसका अयस्क का जो रूप है वो क्या है? O3 लिखा है तो अयस्क का रूप क्या है? Fe2O3 लिखा हुआ है यहाँ पर। कोई बता सकता है मुझे O3 क्या है? ऑक्साइड है। CS देवपुर बता रहे हैं ऑक्साइड है। ठीक है, ऑक्साइड, वेरी गुड। यस, ऑक्साइड है। ऑक्साइड, बिल्कुल सही, ऑक्साइड है। ओके, अगला एल्यूमिनियम का बताइए। एल्यूमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो अयस्क है उसे हम क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम के अयस्क को क्या कहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सही, बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम का जो है अयस्क है वो बॉक्साइट है। बॉक्साइट का स्पेलिंग देखेंगे आप, BAUXITE, इस तरह से लिखते हैं हम बॉक्साइट को। ठीक है, बॉक्साइट। और इसका जो सूत्र है ना वो थोड़ा सा लंबा है। ये देखो क्या लिखते हैं हम लोग, Al2O3 2H2O। ठीक है, Al2O3 2H2। अब मुझे कौन बताएगा कि इसके अयस्क का जो रूप है वो क्या है? इसके अयस्क का रूप क्या है, बता सकते हो आप? यस, बताइए। ऑक्साइड है। ये मत देखिए, ये क्या है? H2O क्या है? H2O क्या है? बिल्कुल सही है, आप बता रहे हो कि इसका जो अयस्क का रूप है वो ऑक्साइड है। ये पानी है। यस, 2H2 हो जो है वो पानी है ना? वो सबको पता है। गुड, वेरी गुड। तो जो O3 है ये ऑक्साइड है, यानी कि बॉक्साइड का जो अयस्क का रूप है वो ऑक्साइड है। ठीक है, अब सिल्वर का बताइए। सिल्वर यानी चांदी। सिल्वर, ओके, आ रहा है मुझे आंसर, आते जा रहा है। अर्जेंटाइट है, Ag2S, है ना? सिल्वर यानी कि चांदी। सिल्वर, सिल्वर का हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिल्वर का जो अयस्क है वो है अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट। और इसको हम Ag2S लिखते हैं, और ये सल्फाइड रूप में होता है। सल्फाइड रूप में होता है, सल्फाइड है। बिल्कुल सही है जो आपने लिखा है। CS देवपुर लिख रहे हैं सल्फाइड। सल्फाइड का स्पेलिंग देखेंगे आप, क्या है? SULPHIDE, सल्फाइड। ठीक है, सल्फाइड। यस, अब लास्ट का देखिए, कैल्शियम। कैल्शियम का जरा बता सकते हैं? जिप्सम, है ना? जिप्सम। जिप्सम का हम लिख चुके हैं पहले भी। क्या लिखा था हमने? CaSO4 2H2O। सल्फेट होता है ये, सल्फाइड नहीं होता है, सल्फेट होता है। CSO4, ये अयस्क का रूप जो है वो सल्फेट है। ठीक है, अब थोड़े से और धातुएं हैं और उनके अयस्क के नाम हमने जानकर रखना है, लेकिन उनको जो है उनके प्राप्ति स्थान हम पढ़ेंगे, वो सब हमने पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, अब वो बात हम अगले क्लास में करेंगे। अब एक और प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं हम लोग। आप मुझे बता सकते हो कि नाइट्रोजन स्थितीकरण क्या होता है? नाइट्रोजन स्थितीकरण क्या होता है? क्या होता है नाइट्रोजन स्थितीकरण? कोई बच्चा मुझे जरा जरा बता सकता है कि नाइट्रोजन स्थितीकरण क्या होता है? अपने माइक को अनम्यूट करके कोई बोल सकता है कि नाइट्रोजन स्थितीकरण क्या है?
कोई माइक को अनम्यूट करके मुझे बता सकता है कि नाइट्रोजन स्थितीकरण क्या होता है? बताइए। मैं देखती हूँ कौन से बच्चे बताते हैं मुझे नाइट्रोजन स्थितीकरण क्या होता है। यस, श्रीनाथ सर, काइंडली अनम्यूट देम। आई वांट टू आस्क जस्ट वन क्वेश्चन। या कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है कि नाइट्रोजन स्थितीकरण क्या होता है? मतलब कि नाइट्रोजन के कट्टर का या बताइए। नाइट्रोजन का नाइट्रोजन उतरना। क्लियर नहीं हुआ बेटा, मुझे आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं आई। क्लियर नहीं। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। वेरी गुड। नाइट्रोजन को किस में बदलते हैं? नाइट्राइट में नाइट्रेट बदलते। में। यस, वेरी गुड। तो उसमें कई जीवों का उपयोग होता है ना? कोई आप ऐसे बता या मैम। सकते हो? हाँ, वो बताइए जरा मुझे, उसके बारे में जरा कुछ बताइए। उसके बारे में कुछ बता सकते हो आप? ये जो हेलो। दलहनी फसलें होते हैं ना बेटा, दलहनी फसलें जैसे होते कि हैं। हाँ चना, मटर, अरहर। हाँ हाँ। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जा सकता है। अच्छा, उस बैक्टीरिया का नाम बता सकते हो आप मुझे? उस बैक्टीरिया का नाम बता सकते हो जो इस तरह से बदलता नहीं। है? नहीं बता सकते? नाइट्रोजन स्थितीकरण बैक्टीरिया जो बेटा, जो दलहनी जो पौधे होते हैं उनके जो जड़ होती है ना। बहुत अच्छे। किसने बताया ये आंसर? मुझे बताइए, आपका नाम बताइए। अक्षय पटेल। यस, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छे। वो उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम। यस राइजोबियम। यस यस, राइजोबियम बैक्टीरिया। वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। अब हम अगली क्लास में और भी बातें करेंगे। आज जो मैंने समझाया वो सब क्लियर है आपको बेटा? बताइए मुझे, आज जो हमने डिस्कस किए क्वेश्चंस वो सब क्लियर है आपको? यस मैम। हाँ बिल्कुल। ओके, क्लियर है। हाँ हाँ, ओके। अभी सबका आंसर आ रहा है, राइजोबियम लेगुम। हाँ बिल्कुल मैम। हाँ, ओके। ठीक है ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, अब अपने आप को सभी म्यूट कर दीजिए। ठीक है, हम अगले क्लास में और भी प्रश्न लेकर आएंगे आपके लिए, और भी तैयारी हम करेंगे। तब तक के लिए जय थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।